अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज सईद है। आप लोगों ने स्कूल की तरफ से जो एड्स रन किए गए हैं उसमें भी बाकी इंट्रो देख लिया होगा। मज़ीद कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी जैसे जैसे क्लास आगे हम चलाएंगे, आप लोगों का इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, उसमें डिस्कशन भी होती रहेगी। चैट बॉक्स में आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो भी करना हो। ठीक है। अच्छा जी, शहबाज सिंह मेरा नेम है। एसोसिएट मेंबर हूँ आई कैप का। अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है, इसी अटेम्प्ट में 19 जुलाई को रिजल्ट आया था। इसके अलावा बीबीए किया हुआ है आईबीए पंजाब यूनिवर्सिटी से। और अभी मैं को फाउंडर और सीईओ हूँ आइडिएट कॉर्पोरेट कंसल्टिंग का। एक कंसल्टेंसी सेटअप है, वो मैंने अभी स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं आई कैप के क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। जो लोग ऑडिट से वाबस्ता हैं उनको आइडिया होगा, क्यूसीआरस का जो ऑडिट फर्म्स के क्यूसीआर होते हैं वो कंडक्ट करते थे हम लोग। तो अभी रिसेंटली मैंने वो वहाँ से छोड़ के तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है यहाँ पे। ये करीब या लाहौर में ही अल्लाह चौक जोहर टाउन में ही है हमारी प्रैक्टिस। वहाँ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो अब हम फिलहाल वेट कर लेते हैं कुछ और लोग भी आ जाएं, क्योंकि ग्रुप में आई गेस 40+ लोग हैं। तो अभी 12 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो जैसे जैसे थोड़ा और आते हैं तो फिर हम चलते हैं। ऑनलाइन जो टीचिंग है उसमें ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप लोग जो पहले से क्लासेस ले रहे हैं, जैसे सर बिलाल से ले रहे होंगे या किसी और टीचर से भी, तो आप लोगों को आई गेस मेरे से ज़्यादा आइडिया होगा इसके मैकेनिज्म का, गो टू मीटिंग वगैरह के। तो जहाँ पे मुझे हेल्प नहीं चाहिए होगी, मैं आप लोगों से रिक्वायर करूंगा। तो इसी तरह म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ इंशाल्लाह चलेंगे। नमाज आई गेस पढ़ ली होगी लोगों ने। मोस्टली हमारे पास कहाँ से हैं स्टूडेंट्स? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची? काइंडली कुछ टाइप करके बताएं ज़रा। तब तक और लोग भी आ जाएंगे तो फिर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हमारे पास लाहौर, जहाँ अफरोज मुल्तान से हैं, इरफान जहूर मुल्तान, शर्जील मुल्तान। माशाल्लाह मुल्तान से काफ़ी लोग हैं। मेरा अपना डिवीजन भी मुल्तान ही है। मैं खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मुल्तान के साथ वैसे भी अपना ज़ाती लगाव भी काफ़ी है। ठीक है। अच्छा चलें जी, अब हम इंट्रोडक्शन तो हो गया है। अब मैं ऑडिट के सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ बिला तखीर किए, क्योंकि आज की क्लास में फर्स्ट ओरिएंटेशन की क्लास है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर सेशन है वो तो हमारा 7 PM to 8:30 PM का होगा, इंक्लूडिंग ब्रेक्स। सही है, तो आज हम डिस्कस करते हैं आपका जो इसमें एजेंडा है आज का। उसमें सबसे पहले तो ऑडिट का इंट्रोडक्शन है कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद अप्रोच इसको पास करने की, इसको टेस्ट करने की अप्रोच क्या है। और अच्छा, जस्ट अ सेकंड, ये इरफान जहूर कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है ज्वाइन करने में व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, इसका आई गेस वो दोबारा अगर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मुझे जितना आइडिया है ये लिंक को ओपन करके और पासवर्ड लगाने से शायद सही ज्वाइन हो जाता है। तो वो दोबारा काइंडली उन्हें कहें कि आप ट्राई करके देख लें। इंशाल्लाह होपफुली हो जाएगा। बाकी ये रिकॉर्डिंग भी इसकी हो रही है लेक्चर की, वो भी आपको अवेलेबल होगी इंशाल्लाह सुबह। सही है जी, अब हम चलते हैं अपना आज का जो हमारा एजेंडा है उस पे। सबसे पहली चीज है कि ऑडिट सब्जेक्ट क्या है। ऑडिट का सब्जेक्ट आप लोगों को आइडिया है कि आपने कैफ में भी पढ़ा होगा। ये उससे एडवांस लेवल का है, लेकिन चीज वही है। आपने वहां पर ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं, सही है, उससे उसको स्टडी किया आपने। कोड ऑफ एथिक्स है आई कैप का,
2019 का आ चुका है। अब पुराना जो था वो अब ऑब्सलीट हो गया, तो 2019 की बेस पर ही टेस्टिंग होती है। इसके अलावा अदर श्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं, उसमें आपकी रिव्यू एंगेजमेंट्स आ जाती हैं, कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स होती हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होते हैं और दूसरी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। ठीक है जी, ये तीन तरह की आपकी टेस्टिंग है इसमें। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, काइंडली बताइएगा अगर आपके साथ स्क्रीन किसी को व्यू करने में इशू हो तो। ये जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन आ रही है सबको नजर? चलें जी, गुड है, सही है। अच्छा, इसमें देखें, ये आपका सी फैप 6 का सिलेबस है जो आई कैप ने विंटर 2021 के लिए वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। उसमें ये देखें कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, जिसको एग्जीक्यूशन भी कहा जा सकता है, उसमें से 45 से 55 मार्क्स का होगा। सही है, वेटेज उसको दी गई है। ऑडिट कंक्लूजन है रिपोर्टिंग, इसमें आपकी ऑडिट रिपोर्ट और दूसरे डिलीवरेबल्स यानी कि जैसे एमएल होती है, इसके अलावा अदर कम्युनिकेशन विद दोस्त विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट, वो आ जाती है। उससे 20 to 30 मार्क्स का आता है और मोस्टली इसमें से 30 का तो लाजमी आता है। इसके अलावा अदर श्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज, इसमें आपके जो फोरकास्ट प्रोजेक्शंस हैं, मोस्टली तो उसी में से पूछता है। एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स मोस्टली पूछे होते हैं, ये उसमें से है। बाकी जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है आई कैप का 2019 का, वो प्लस जो ISQC 1 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जो आपके ऑडिट स्टैंडर्ड्स वाली बुक के अंदर ही है, उसमें से भी 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है आपका जो आई कैब ने ग्रिड बनाई हुई है। इसी तरह फिर आई कैब ने नीचे उनको अलग अलग भी किया हुआ है कि जी परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट में वो क्या क्या चीजें लेता है। इनिशियल एंगेजमेंट है, फिर एग्रीमेंट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, जो TORs आप सेट करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, फिर रिस्क असेसमेंट होती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन आपने परफॉर्म करनी है और करते करते आपने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। और फिर आपका ऑडिट रिपोर्ट का टाइम आता है, ऑडिट रिपोर्ट आप इशू कर देते हैं और इसके साथ जो दूसरे डिलीवरेबल्स होते हैं वो। ठीक है जी। इसके अलावा अदर इंश्योरेंस एंगेजमेंट्स में जैसे मैंने बताया रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं, आपकी दूसरी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरम आ जाती हैं, एग्जामिनेशन आ जाती है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इसमें प्रोजेक्शंस हैं, फोरकास्ट हैं, ये चीजें होती हैं। रिलेटेड सर्विसेज में आपके अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर मतलब कि जो भी आपको क्लाइंट किसी भी तरह का काम कहता है, वो फॉर एग्जांपल आपको अगर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी बना दें, आप वो बना देते हैं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ कोई लेजर प्रिपेयर कर दें, आप वो प्रिपेयर कर देते हैं। उनको कोई सेल्स रिपोर्ट चाहिए हो, परचेज रिपोर्ट चाहिए हो, स्टॉक काउंट उन्होंने करवाना हो, किसी भी तरह कोई काम जो अग्रीड हो दोनों के बीच में, वो आप कर देते हो। इसी तरह कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स हैं, इसमें मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करना, और अश्योरेंस एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने अश्योरेंस एंगेजमेंट देनी है। इसी तरह दूसरे भी कुछ हैं। कोड ऑफ एथिक्स में आ जाएं तो जो आपका रिवाइज 2019, ये काइंडली सब लोग इसको नोट कर लें कि आपने रिवाइज्ड जो आपका 2019 का आई कैप का अवेलेबल है कोड ऑफ एथिक्स, आप लोगों ने उसी को ही स्टडी करना है। ऑल्दो देयर इज नॉट मच वेरिएशन, लेकिन स्टिल क्योंकि अब आ गया है नया वाला, तो हो सकता है आई कैप उसमें से जो चेंजेस दी गई हैं उसी को टेस्ट करे। तो अगर किसी के पास कोई पुराना पड़ा भी हुआ है 17-18 का, तो वो काइंडली उसको डिस्कार्ड कर दें, ये बेहतर ही होगा आपके लिए। बाकी क्वालिटी कंट्रोल ISQC 1 का आ जाएगा। जो 220 है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें से इसमें पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो आपके कंपनीज एक्ट के कुछ जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हैं, उन चीजों को आप, जी ये जैसे उमर साहब ने कहा है कोड ऑफ एथिक्स ऑलमोस्ट सारा ही चेंज हो चुका है, तो सही है। आप जो नए वाला है कोड ऑफ एथिक्स आपने वो ही स्टडी करना है। पुराना अगर किसी के पास है काइंडली उसको डिस्कार्ड कर दें, उसका अब यूजेज नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है पेपर में। अच्छा, ये तो जी आई कैप ने अपने जो उसने एक बताई है डिवीजन उस हिसाब से, लेकिन जो कोचिंग के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट जो कोचेज हैं आपके, उनका हर किसी का एक अपना अपना मेथड हो सकता है। मैंने जिस तरह पढ़ा है और मुझे जो फिजिबल लगती है चीज, मैंने उस हिसाब से ये डिवाइस करके आपके सामने रखी है।
आई गेस मोस्टली टीचर्स इसी तरह ही करते हैं, तो इसी तरह टीचर्स को देखकर ही मैंने भी ये बनाया है। इसमें यह है कि हम अपना सारा जो 100 मार्क्स का पेपर है, हम उसको डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सिर्फ ऑडिट है जो आपका सबसे बड़े वाले स्टैंडर्ड्स हैं आसान जुबान में, आईएसएस जो हैं आपके आइजाज, उनके ऊपर है। ठीक है। दूसरा अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये जो आपकी सेकंड बड़ी बुक है, उसके ऊपर हमने जैसे ऊपर डिस्कस कर लिया है कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। थर्ड एथिक्स, एंड फोर्थ में मिसलिनियस के नाम से हम एंड पे कुछ चीजें पढ़ेंगे जो यहाँ पर दूसरी जगहों पर कहीं पे लिखी हुई नहीं है, उनको हम यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, उनको ब्रीफ हम स्टडी कर लेंगे। इस तरह कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस जो आपके एप्लीकेबल हो सकते हैं, सीसीजी है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। आईएपीएन 1000 है, मोस्टली तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन एक बार इसमें से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपके ऑडिट प्रोसीजर्स और उसकी गाइडलाइंस हैं, ऑडिट प्रैक्टिस नोट्स हैं, इनको भी हम ब्रीफली स्टडी कर लेंगे। और लास्ट में आई कैप के सिलेक्टेड ओपिनियंस हैं, और एटीआरस, ऑडिट और अकाउंटिंग टेक्निकल रिलीजेस हैं, उनको भी करेंगे। आई कैप के सिलेक्टेड ओपिनियंस जो हैं, ये ऑब्वियसली जब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीजें दिखाई भी जाएंगी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। फिलहाल ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आई कैप के सिलेक्टेड ओपिनियंस क्या हैं। ये एक बार आई कैप ने इस तरह क्वेश्चन में टेस्ट भी इसको किया है, वो ये होते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर गाइडलाइंस नहीं है, ना ही स्टैंडर्ड में है, ना ही कोई एटीआर है उनके ऊपर। तो इस सिचुएशन में फर्म होती है, जो ऑडिट फर्म या सोल प्रोप्राइटर भी है, चाहे कोई प्रैक्टिशनर है, वो आई कैप को लिखता है कि हमें इसके ऊपर गाइड किया जाए हम क्या करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कंफर्मेशन जो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं, उसमें अब आई कैप का और आपके जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उनको कंट्रोल उनके ऊपर रखना है। कंट्रोल रखने का मतलब ये है कि आपने डायरेक्टली थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करनी है, और आपको ही वो रिसीव होनी चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, बीच में क्लाइंट इन्वॉल्व ना हो। जो थर्ड पार्टीज होती हैं, जैसे आपके वेंडर्स हो गए, आपके रिसीवेबल्स वगैरह हो गए, उनको तो आप क्लाइंट के थ्रू भिजवाते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली आपकी फर्म में आनी चाहिए। अदरवाइज वो जब डायरेक्टली नहीं आएगी तो बीच में आ जाता है कि यार हो सकता है कि ये फेक कंफर्मेशन हो सकता है कि क्लाइंट ने खुद से बना कर दे दी हो। तो इसके लिए वो कंट्रोल रखने के लिए आई कैप का पहले तो ये था कि आप लोग वो जो कोरियर करवाते हो, चाहे टीसीएस से करवाओ या ओसीएस लेपर्ड, जिससे भी करवाओ, आपने वो एनवेलप्स अपने पास रखने हैं। लेकिन फर्म्स ने कहा कि जी हम वो एनवेलप्स कहाँ पे संभाल के रखें, वो गुम जाते हैं। तो इसके ऊपर आप हमें कोई ओपिनियन दे के क्या चीज करें जिससे वो डायरेक्टली वाला हमारा जो है मीट हो जाए वो रिक्वायरमेंट। तो आई कैप ने फिर उनको ये ओपिनियन दिया कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करें अपनी फर्म में, कि जब आप कंफर्मेशन भेजते हैं, लेट्स से आपने बैंक्स को भेजी, वो तो डायरेक्ट भेजनी होती है, वो क्लाइंट के थ्रू तो नहीं भेजते आप। जब आपने भेजनी है, आपने अपना टाइम डेट वहां पर मेंशन कर लेना है कि जी हमने इस डेट को भेजी है। जब आपको कंफर्मेशन रिसीव होती है, बैंक से होती है, थर्ड पार्टी से होती है, तो आपने वो भी मेंशन वहां पे कर लेना है। तो जो ये जो आपका रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, ये इट वुड बी अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर योर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो ये इस तरह आई कैप के सिलेक्टिव ओपिनियंस होते हैं। टेक्निकल रिलीजेस में यही है कि जो गाइडलाइंस स्टैंडर्ड्स में विजिबल नहीं होती इतनी, वो आई कैप उसके ऊपर अपनी गाइडलाइंस देता है। जैसे अपना जो लोन होता है, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, उसके ऊपर आई कैप ने टीआर 32 एक गाइडलाइन दी हुई है, उसके मुताबिक आप उसको इक्विटी में भी शो कर सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। इस तरह की एटीआर्स और भी हैं जो हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। ठीक है। सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके। अच्छा, अब ये जो हमने सिलेबस बनाया है, इसको आगे डिवाइड भी किया गया है। सही है, मोस्टली तो आई कैप की तरह का ही है, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं इसको मैंने रखा, लेकिन स्टिल जिस तरह मैंने पढ़ाना है इसको, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे ये फर्स्ट प्लानिंग फेज है, ऑडिट का प्लानिंग फेज है। इसमें हम लोग सबसे पहले अच्छा, इसको रखने का पर्पस मैं आपको ये बता देता हूँ कि आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच, कि आप लोग ऑडिट का बेसिकली जो सब्जेक्ट है ना, उसके ऊपर मैं आपको एक चीज जो मैंने अपने ड्राइव किया ड्यूरिंग स्टडीज,
मैंने ये देखा है कि आई कैप के और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको पास करने के लिए हर स्टूडेंट की एक अपनी अप्रोच होती है, हर टीचर की अपनी अप्रोच हो सकती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि अगर कंसोलिडेशन है, कुछ टीचर्स उसको लेजर्स में करवाते हैं, लेजर्स के थ्रू, कैश फ्लोज को भी कुछ टीचर्स स्टेटमेंट्स के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं, टैक्स को आप देख लें, कुछ टीचर्स हैं वो सेल्स टैक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि वो जो 25 मार्क्स का सब्जेक्ट क्वेश्चन आना है वही अगर आपका पास हो जाए तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। इसी तरह बीएम में भी आपके कुछ सिलेक्टिव टोटल आई गेस 20-22 वहाँ पे चैप्टर्स हैं, तो उसमें से भी अप्रोच होती है कि आप ये 10-11 चैप्टर्स ये कर लो तो आप हो सकते हो। कहने का पर्पज ये है कि बाकी सारे सब्जेक्ट में थ्रू आउट द सीए आपके टोटल 21 सब्जेक्ट्स हैं एज ऑफ नाउ, उसमें से सारे सब्जेक्ट में टीचर की या स्टूडेंट की अपनी एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सी फैप 6 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर या स्टूडेंट की अप्रोच को ज्यादा फोकियत नहीं दी जाती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, अगर आप लोग ऑडिट आप लोगों ने किए हुए हैं, उसमें आपके आर्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली टेक्स्ट में भी होते हैं, ईआरपी में भी होते हैं। अगर मोस्टली आपके लोगों के ऑडिट में है, तो आप लोगों को ये बड़ा आइडिया होगा कि ऑडिट एक बहुत जजमेंटल सब्जेक्ट है, बहुत जजमेंटल प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकल अप्रोच है इसकी। उसमें ऐसे है कि लेट से एक ऑडिट प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है, इट कैन बी it can provide a sufficient appropriate audit evidence for Mr. इरफान जहूर, बट हो सकता है मोहम्मद असद के लिए वो अप्रोप्रिएट ना हो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर एक ही चीज के 8-8 10-10 आप जजमेंट्स वहां से निकाल सकते हैं। कोई बंदा है वो एक चीज पर आकर खुश हो गया है, उसने कहा नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ, दूसरे ने कहा नहीं जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने कोई ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो इस तरह ये जजमेंटल है। लेकिन अब आप देखें कि असल पर्पस क्या है ऑडिट का। असल पर्पस ऑडिट का है ओपिनियन देना। जो जब आप ऑडिट रिपोर्ट देते हो, असल पर्पस तो फाइनल तो वही है, डिलीवरेबल आपका। बीच में आप जो मर्जी करते जाएं, एंड पे आगे आपने बताना है कि जी ये रीजनेबल श्योरेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, इज इट क्वालिफाइड, मॉडिफाइड, और यू आर गोइंग टू गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये आपने एंड पे जाकर बता देना है कि इसमें एम्फसिस ऑफ मैटर डलना चाहिए पैराग्राफ या नहीं, की ऑर्डर मैटर में कौन से आने चाहिए कौन से नहीं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोसीजर्स, जिसके एंड पे आप एक रिजल्ट निकालते हो आपका ओपिनियन। तो जब पर्पस आपका एक ओपिनियन है, तो वो आप किसी भी तरह सेटिस्फाई अगर हो जाते हो तो प्रैक्टिकली उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन एक जजमेंटल सब्जेक्ट को स्टडी करना तो मुश्किल है ही, उसको टेस्ट और मार्क करना उससे ज्यादा मुश्किल है। सही है, ये आप लोग अगर आपने कभी आप में से अगर कोई दोबारा रिवाइज कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसको आइडिया होगा। अगर उसने कभी अपने किसी दोस्त का कोई पेपर मार्क किया हो या कोई इस तरह टेस्ट किया हो, तो आपको आइडिया होगा कि ये ऑडिट का पेपर मार्क करना सबसे मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये जजमेंटल है। आप जब अगले बंदे को बताते हो कि जी आपने ये जवाब लिखा है, ये मुझे नहीं सही लग रहा है या मेरे मुताबिक गलत है, अगला बंदा आपको 100 रीजंस देगा कि जी नहीं है मेरे मुताबिक तो ठीक है ये जवाब, सही है। होता वो भी किसी हद तक ठीक ही है। तो इसलिए एग्जामिनर ने एक अपनी अप्रोच यहाँ पे निकाली है। एग्जामिनर ने कहा है कि जी बेशक आप लोग माशाल्लाह बड़े प्रैक्टिकली आप लोग अच्छे हो, सारा कुछ ठीक है, लेकिन भाई मेरे पास टाइम कम है जो मैंने पेपर को मार्क करना है, और मैंने मेरिट पे क्योंकि मार्क करना है तो मैं एक मॉडरेट अप्रोच लेके आता हूँ। उसने अपनी एक अप्रोच निकाली कि जी जो लोग मेरी ओपिनियन के करीब करीब होंगे उनको मैं मार्क्स दे दूंगा, अदरवाइज सॉरी। आप लोग बेशक आपका ओपिनियन भी मैटर करता है, सही है आपका ओपिनियन, लेकिन जजमेंटल सब्जेक्ट को इस तरह मैं मार्क नहीं कर सकता। इसलिए लेट से एग्जामिनर एक चीज को 10 कहता है, वो कहता है कि ये 10 है। अब जो बंदा 11-12 या 8-9 कहेगा उसको तो वो पास कर देगा। अब एक बंदा जाके वहां पे 20 कह देता है या लेट से 2 कह देता है, होगा शायद वो भी सही, लेकिन एग्जामिनर कहेगा कि यार ये मेरे जो क्राइटेरिया उसको मीट नहीं कर रहा। तो इसलिए एग्जैक्टली ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ये इसी तरह मैं आ रहा हूँ कि हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है। इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए हमने एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ स्टडी करनी है। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, लेकिन आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। मेरा ये जैसे हम इसको अभी बाकी अपना भी सिस्टम ये सारा देखेंगे, इसका ओरिएंटेशन का जो मैंने एजेंडा बनाया है, एंड पे जाके यही बात है कि जी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है।
मैंने जो खुद चीजें फेस की हैं और जो मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जी वो टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फुल पास पेपर उन्होंने किया है, वो अपने कोच को या टीचर को देते हैं, लेकिन वो टाइमली उन तक कम्युनिकेट नहीं होते उसके मार्क्स या उसके ऊपर जो फीडबैक है, जिसकी वजह से बच्चा जो है या स्टूडेंट है वो अपने उसी अप्रोच के ऊपर चलता रहता है। वो अप्रोच उसकी चेंज नहीं होती, अडेप्ट नहीं होती एग्जामिनर के मुताबिक। इन दी एंड वो गलत हो जाता है और वो फेल हो सकता है। इस चीज को दूर करने के लिए मेरा आप लोगों को मशवरा है, आप लोग बेशक क्लास जिससे मर्जी लें, ये तो ओरिएंटेशन है, फ्री है क्लास वैसे ही, जिससे मर्जी लें, लेकिन आपका जो भी कोच है, टीचर है, फ्रेंड है, जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, आपने उसको ये रिक्वेस्ट जरूर करनी है कि भाई मुझे मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाओ फुल पास पेपर्स की। जब आप फुल पास पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, आप एग्जामिनर के कमेंट्स को पढ़ोगे, स्ट्रेस आंसर्स को पढ़ोगे, इंशाल्लाह आप लोगों की अप्रोच वही हो जाएगी जो एग्जामिनर की अप्रोच है। सही है। जो आप कोई जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपने कोई भी सब्जेक्ट सॉरी कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना है। आप देखेंगे कि यार ये तो वही इसके प्रोसीजर हैं जो उसमें लिखे हुए थे, और आपका दिमाग, आप देखेंगे हाथ आपके दिमाग से ज्यादा काम कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, नमाज ये इधर वैसे 6:55 पे ठीक है, आप नमाज की ब्रेक हम कर लेते हैं, तो इसके बाद नमाज का काइंडली बता दें, फिर 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें हम। चलें जी, ओके। चलें, 15 मिनट्स की ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह 15 मिनट्स के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
हेलो। जी आ गए हैं सारे ब्रेक से वापस। मेरा टाइम यहाँ पे हो चुका था। ओके जी, आ गए। गुड। अच्छा, वेयर वर वी? हम लोग डिस्कस कर रहे थे अप्रोच के बारे में। तो अच्छा, उस क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच को देखते हुए कि जैसे आप लोग ऑडिट परफॉर्म करते हो जाके अपने क्लाइंट्स पे, आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप पहले प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने क्लाइंट के साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सेट करते हैं। फिर आप रिस्क असेसमेंट पे आते हैं, प्लानिंग करते हैं, मटेरियलिटी वगैरह असेस करते हैं। फिर आप अपना जो फ्रॉड के फैक्टर्स हैं उसको देखते हैं। लॉज एंड रेगुलेशंस जो रिलेट करती हैं आपकी इंडस्ट्री को और कंपनी को, उसको आप देखते हैं। देन आप एग्जीक्यूशन फेज पे जाते हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमने ऑडिट को जो उसका एक्चुअल प्रोसेस है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसके मुताबिक मैंने सोचा कि आपको ये पढ़ाया जाए। तो इसमें मोस्टली तो जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं इन चीज़ों में वो वही हैं जो आई कैप ने बताए हैं। जैसे प्लानिंग फेज में हम सबसे पहले तो ओवरऑल ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेंगे। ये तो एक जनरल सा स्टैंडर्ड है, वो हम देख लेंगे जी असल में ऑब्जेक्टिव क्या है। देन वी विल मूव मूव फॉरवर्ड टू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि ये पहले टर्म्स हमने सेट करने हैं। उसके बाद हमारा जो रिस्क असेसमेंट आ जाएगी, उसमें प्लानिंग आ जाएगी, हमने प्लानिंग किस तरह लेके चलनी है। मटेरियलिटी को हम सेट करेंगे। ऑडिटर्स के रिस्पॉन्सेज क्या होंगे जो रिस्क हमने ऊपर असेस करने हैं। फ्रॉड के रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑडिटर की। और जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं, लेट्स से एक कंपनी है, उसको टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेट करता है उसके साथ, उसके हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी है। सेल टैक्स करता है, उसकी देखनी है। कंपनीज एक्ट की उसके ऊपर क्या फोर्थ स्केड्यूल लगता है, फिफ्थ स्केड्यूल लगता है, वो हमने देखना है कि एज पर थर्ड स्केड्यूल वो कहाँ पे फॉल करती है। वो चीजें होगी। ये सब जब हम कर लेंगे, अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर लेंगे, अपनी टीम्स हम असाइन कर लेंगे, सबको रोल असाइन हो जाएंगे, क्लाइंट के साथ मीटिंग्स हो जाएंगी। ये प्लानिंग का सारा प्रोसेस करने के बाद और इसको डॉक्यूमेंट करने के बाद, असल वैसे जो चीज है ना ऑडिट में, आप लोगों ने ये देखना है कि समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन। कोई भी चीज आपने बेशक कर ली है, लेकिन अगर आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते तो वो समझी नहीं जाएगी कि वो आपने की है। तो सारे प्रोसेस को आपने डॉक्यूमेंट करते जाना है। उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज आ जाएगा। एग्जीक्यूशन में ये जनरल एक है ऑडिट एविडेंस। आपने इसकी डेफिनेशन है और उसको एग्री ऑडिट एविडेंस क्या होता है, व्हाट इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसको देख लेना है। ऑडिट सैम्पलिंग है, इसकी टेक्निक्स हैं, उसकी हैफेजेड आ जाती है टेक्निक। आपकी स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग है, वो चीजें आपने देख लेनी है। इस तरह आपने सैंपल साइज को कैसे सिलेक्ट करना है। हाउ डू यू सिलेक्ट के आपने लेट से 10,000 आइटम्स हैं, उसमें से आप 50 आइटम सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपने वो 50 का नंबर कहाँ से डिराइव किया है। वाई नॉट 60, वाई नॉट 40, वाई नॉट 100? तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। सैंपल साइज आप किस तरह डिफाइन करते हो। एस्टिमेट्स जो होते हैं जिसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, उनको आपने किस तरह देखना है, लेके चलना है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स फिर आपने परफॉर्म करने हैं। उसके बाद इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है अगर आपके, तो तब आपने देखना है कि क्या इसका लास्ट ईयर ऑडिट हुआ है। अगर हुआ है तब आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अगर नहीं हुआ ऑडिट, तब आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपके गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, वो आपने प्रिलिमिनरी स्टेजेस पर भी देखना है कि क्या ये कंपनी के अकाउंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनने चाहिए या नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनने चाहिए। क्या ये ब्रेकअप बेसिस पर बनने चाहिए थे, ये आपने चीज देखनी है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू रिलेटेड पार्टीज। आपने देखना है कि कंपनीज की रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं, क्या इसने सारी की सारी डिस्क्लोज की हुई हैं, क्या इसने सारे उसके साथ ट्रांजेक्शन और डिस्क्लोजर्स एज पर आइजा 550 एंड IS 24 क्या ये डिस्क्लोज हैं सारे, वो आपने चीजें देखनी है। उसके बाद स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स हैं। इसमें तीन चीजें हैं बेसिकली, एक लॉज एंड रेगुलेशन है, देन आपका स्टॉक है, और आपका जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है उसको लेकर है कि उसको आपने किस तरह ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। देन अगर इंटरनल ऑडिटर है कोई लिस्टेड कंपनीज में तो लाजमी होता है, प्राइवेट में वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी उसमें भी हो सकता है। उसमें आपने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को किस तरह अपने साथ लेकर चलना है। यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, कई ऐसे काम होते हैं यहाँ पे ऑडिटर का एक्सपर्ट चाहिए होता है। लेट्स से आपने बिल्डिंग की वैल्यूएशन करनी है। अब आप खुद तो स्टेट एंड डेवलपर नहीं है, आपको तो नहीं आइडिया है उस चीज का, तो आप इसके लिए क्या करते हो, आप एक एक्सपर्ट हायर करते हो।
तो अगर आपने उसका काम यूज करना है तो उसको आपने किस तरह लेकर चलना है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, आइजा 505 आपको कहता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने सर्कुलेट करनी है, जो भी आपके थर्ड पार्टीज हैं जिनके साथ मटेरियल बैलेंसेस हैं उसको हम स्टडी करेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब आपके रिपोर्ट साइन करने के बाद के जो इवेंट्स हैं उसको आपने किस तरह देखना है, और इसको आपने IS 10 जो है आपका जो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है उसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, उसको देखना है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन से मुराद होता है कि जी आपका जो मैनेजमेंट है वो बताती है कि लेट्स से कि इसके अकाउंट्स के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं वो ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है उसकी वो लिस्ट दे दी जाती है कि ये है इसमें। वो बताते हैं कि गोइंग कंसर्न की जो एजम्पशन हमारी है वो ठीक है, रिलेटेड पार्टीज जो हमने प्रोवाइड की हैं वो सारी कर दी हैं। तो इस तरह की चीजें इसमें भी आ जाएंगी। उसके बाद और भी कंसिडरेशन रिलेटेड टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मोस्टली कंपनीज आजकल आउटसोर्स कर देती हैं अपने कुछ डिपार्टमेंट, मोस्टली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का या HR का। तो उस वो क्योंकि अब ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक बन गई है, वो आपके क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उसको आपने किस तरह देखना है। रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, उसको आपने किस तरह लेके चलना है। टाइप 1, टाइप 2 रिपोर्ट्स होती हैं। उसके बाद स्पेशल कंसिडरेशन है ऑडिट्स ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेशन आ गई है, कंसोलिडेशन में आपके क्या प्रोसीजर्स होंगे, ये सारे मतलब आपकी एग्जीक्यूशन लेवल की चीजें चल रही हैं। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट, सारा कुछ करने के बाद मिसस्टेटमेंट्स निकल आई हैं उसको इवेल्युएट करना है, क्या है मटेरियल है, इमटेरियल है, क्या है। ये सब करके देन यू मूव फॉरवर्ड टू फाइनलाइजेशन फेज। ठीक है जी, फाइनलाइजेशन फेज में आप सबसे पहले आइजा 700 पढ़ेंगे। सिंपल आपको बताता है कि ऑडिट जो रिपोर्ट है उसकी फॉर्म क्या होगी, शेप उसकी क्या होगी, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं, जनरली स्टैंडर्ड आपकी रिपोर्ट क्या है। उसके बाद अच्छा ये भी आपको मैं साथ बता देता हूँ कि मोस्टली लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि आपके जो ऑडिट रिपोर्ट पाकिस्तान में इशू होती है वो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रेगुलेशन है 2018 की, उसके मुताबिक होती है। ये भी मैं आपको शो भी कर देता हूँ वैसे, लेकिन चलें ये डिस्कस करने के बाद हम कर लेते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगा। वैसे तो आप लोगों ने ऑब्वियसली ये प्रिंट करके भी क्लाइंट्स को भेजी होंगी, तो आपको आइडिया तो होगा इसका। 705 मॉडिफिकेशन आ गई है, अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ जाती है, परवेसिव मिसस्टेटमेंट आ जाती है, तो फिर आपने क्या करना है या क्या आपने डिस्क्लेमर देना है, वो आप 705 से देखते हो। एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, ये आपने कब इंक्लूड करना है, वो आ गया। की ऑडिट मैटर्स लिस्टेड कंपनी के लिए लाजमी है, आइजा 701 उसको डील करता है। ये सारी मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग की चीजें चल रही हैं। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन और कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स वगैरह, इसको आपने कैसे लेके चलना है, मतलब लास्ट ईयर की जो फिगर्स हैं उसको आपने अपने उसके ऊपर ओपिनियन पे क्या असर पड़ेगा। उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन जो होती हैं, ये मोस्टली जो पब्लिक कंपनी आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं वो उसमें डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, वो अदर इंफॉर्मेशन उसको कंसिडर किया जाता है, उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन इसमें लिखा हुआ है वो साथ साथ जाहिर होंगे। इसी तरह फिर ये दूसरे आइजा 800 है, 805, 810, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं, तो ये भी हम साथ देखेंगे। ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद हम चले जाएंगे, कम्युनिकेशन अब करनी है हमने, रिपोर्ट इशू कर दी है हमने, फिर कम्युनिकेशन करनी है। इसमें कुछ प्रीलिमिनरी कम्युनिकेशन भी हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ फाइनल स्टेज की जैसे ML वगैरह हमने इशू करना होता है वो भी देख लेंगे। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल वगैरह हमने बतानी होती है ML के थ्रू, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन इन द एंड कि वो हमने किस तरह करनी है। इसी तरह बाद में अदर इंश्योरेंस इंगेजमेंट्स हैं, ये सारी इसमें अदर इंश्योरेंस की रिलेटेड सर्विसेज और कंपाइलेशन से आपकी जो इंगेजमेंट्स वगैरह हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स को हम स्टडी करेंगे, और इन दी एंड हम एक सेशन लगाएंगे मिसलीनियस का, मिसलीनियस के नाम से। उसमें ये होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट, IAPN और सिलेक्टेड ओपिनियंस वगैरह, इसको हम स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ पास्ट पेपर एनालिसिस हैं। अच्छा ये वैसे ना वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं बेसिक, ये वाले भी ओरिएंटेशन के सारे नोट्स भी, प्लस जो है आपका फर्स्ट लेक्चर आपका जो होना है उसके नोट्स भी आप वहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो होपफुली आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। एक्सेसिबल है सबको, काइंडली मैसेज में बता दें। ये आई गेस सिर्फ इरफान साहब को ये मिल रहे हैं वहाँ पे, और किसी को नहीं मिले।
चेक नहीं किया, चलें काइंडली वो चेक कीजिएगा, मेहनत की है उस पे, आप उस पे फीडबैक भी दीजिएगा। लिंक शेयर कर दें, ठीक है, इंशाल्लाह लिंक भी शेयर हो जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं लिंक भी इसका शेयर कर दूंगा ग्रुप में, नो इशू। ये पास पेपर एनालिसिस हैं। बाकी मैं वैसे कोई भी आपको बुक का रोकूंगा भी नहीं आपको कि वो पढ़ें या ना पढ़ें, आप जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें। आप बेसिक पर्पस है आप लोगों का पास होना, इंशाल्लाह वो आप हो जाएंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। अगर आप लोग एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चलते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो वो जहाँ से आप मर्जी देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया जी। हुसैन हुसैन साहब कह रहे हैं सर आपसे पूछना है, सॉल्व कर दें तो कितने। अच्छा, हाँ जी, ये हुसैन मैंने स्टार्ट में भी जैसे डिस्कस किया है कि आई नो कि ये मोस्टली स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो टेस्ट करते हैं लेकिन टाइमली वो उसको मार्क नहीं होता। मैं इंशाल्लाह डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ऑब्वियसली, और मेरी जो अवेलेबिलिटी है टाइम की, क्योंकि मैं साथ साथ कंसल्टेंसी में भी सुबह बिजी होता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि विद इन 1 और 2 डेज आप लोगों को टाइमली वो कम्युनिकेट किया जाए। इसके अलावा आप लोग कभी भी कॉल बैक मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं अगर आपको मार्किंग में कोई इशू लग रहा है कि यहाँ पे मेरे मार्क्स क्यों कटे हैं, कुछ भी आपने डिस्कस करना वो आप कर सकते हैं। और जो लाहौर में लोग हैं उनके लिए एक ये भी है कि अगर आप वर्किंग आवर्स में मंडे टू फ्राइडे आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे ऑफिस आकर भी डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। लिंक शेयर कर दें ग्रुप में, ये मैं क्लास के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी इंशाल्लाह टेस्ट आपके टाइमली होते रहेंगे, मार्क सही है। यहाँ से ये सिर्फ पास पेपर एनालिसिस इसलिए है कि आपको पता लगे कि ये वाले जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ये सॉरी टॉपिक्स हैं, ये आपके बड़े ज़रूरी हैं। इस इतनी इतनी बार ये पूछे गए हैं, ये टिक का मतलब है कि हर जगह पे जो इसमें सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के उसमें कितने पूछे गए हैं। रिगार्डिंग टेस्ट सेशन, ऑफिस हमारा है अल्लाह चौक पे। वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने कभी आना हुआ तो यू आर मोस्ट वेलकम, वो भी मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा। अच्छा, व्हाट इज योर प्लान रिगार्डिंग टेस्ट ड्यूरिंग सेशन। ड्यूरिंग सेशन का मैं अभी आपके साथ एक टाइम टेबल जो स्केड्यूल है, स्टडी स्केड्यूल, वो मैं शेयर करता हूँ, तो वो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि उसमें ड्यूरिंग सेशन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी आप लोग भी जितनी भी प्रैक्टिस करें, मैं अवेलेबल हूँ हर तरह, इंशाल्लाह आपके टाइमली मार्क करके दूंगा। ठीक है, ये आपके पास पेपर कुछ एनालिसिस हैं। अब स्टडी स्केड्यूल हमारा क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अभी पूछ लें, फिर हम ये चीज़ें तो वही हैं, सिर्फ एक स्टडी स्केड्यूल है, वो थोड़ा मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो बता दे अभी। ठीक है। अच्छा, ये स्टडी स्केड्यूल में आप देखें, यही सारी चीज़ें आपका जो पूरा प्रोसेस है, ऑडिट के पूरे प्रोसेस के हिसाब से हमने चलना है। सही है, इसमें जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियसली आप लोगों का भी एक रिच एक्सपीरियंस होगा, वो भी आपने क्लास में दूसरे अटेंडीज के साथ शेयर करना है, तो इंशाल्लाह एक अच्छी अप्रोच के साथ चलेंगे इसमें। आज तो जैसे ये ओरिएंटेशन है 5 अगस्त को, सही है, उसके बाद आपके कल ये 6 अगस्त को आपके ये तीनों स्टैंडर्ड पढ़ाए जाएंगे, जिसके मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर लूंगा अगर अभी तक शेयर नहीं हुए तो। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसी तरह ये जो बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने अपने आइडिया के मुताबिक, ये अभी टेंटेटिव डेट्स हैं ऑब्वियसली, बाकी तो जब एक्चुअल होता है उसमें कमी बेशी मुतवक्को होती है। वो तो इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है, प्लानिंग में बेशक हो जाता है ऊपर नीचे, तो इस तरह हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ये करते करते प्लानिंग स्टेज के बाद हम आ जाएंगे एग्जीक्यूशन पे। ये सारी उनकी डेट्स वगैरह बताई हुई हैं। जब एग्जीक्यूशन हम कर लेंगे फिर हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। ठीक है, ये 2 दिन का प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। बाकी जब भी हम ये सारे सब्जेक्ट पढ़े टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेट्स से हमने आइजा 200 पढ़ा है, तो जब वो टॉपिक खत्म होगा फौरन मैं आपको इसके पास पेपर पर लेकर जाऊंगा और वो हम साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह जितने भी ये टॉपिक्स हैं, सबका जैसे जैसे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको फौरन एक पास पेपर, वो उसका एक क्वेश्चन करवाया जाएगा टॉपिक का, ताकि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग रहे कि जो हमने किया है क्या हमें वो समझ भी आ रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लिखा हुआ है ना, ये फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन है।
यहाँ पर बड़े लेवल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके करेंगे, क्योंकि ऑडिट के सब्जेक्ट में जो है आपका पेपर में आपने ये देखना कि ये कहाँ से पूछा गया है सवाल, यही सबसे बड़ा एक समझ लें कि मार्का है वहाँ का। ये ऑडिट में भी होता है और ये बीएफडी में भी होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि पूछा कहाँ से गया है, सवाल स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसके लिए इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए आपको फुल पास पेपर या एक आप इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर सिर्फ आप टॉपिक वाइज चलते रहेंगे ना, तो टॉपिक का तो आपको ऑलरेडी पता होगा। लेट्स से रिटन रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक आपने उठाया है, पास पेपर आप शुरू हो गए हैं टॉपिक वाइज करने, आपको पहले ही पता है यार ये रिटन रिप्रेजेंटेशन का 580 है, 12-15 पेजेस का स्टैंडर्ड है, उसी में से पूछा होगा तो आप ढूंढ के लिख लेंगे। सही है, तो इसलिए हम इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसी तरह फाइनलाइजेशन का जब ये 700 सीरीज हो जाएगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम प्रैक्टिस इसकी भी करेंगे। वॉइस का इशू आ रहा है आई गेस, मैं तो इसको मैं म्यूट करके अब देख लें अगर आ जाए, क्योंकि वॉइस आ रही है, नो इशू, ठीक है। सही है, इसके बाद हम ये फुल प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इसमें कोई 3 या 4 संडेज मैंने ऑन किए हैं, संडेज को 3-3 घंटे की क्लास होगी, बड़े लेवल पे उस पर प्रैक्टिस होगी। आप जितने हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सके इंशाल्लाह उसमें हम करेंगे। इसी तरह बाकी सारे हैं, इनमें भी एक कोड ऑफ एथिक्स का भी है, जैसे इसमें प्रैक्टिस सेशन होगा, तो ये सारा सिलसिला ऐसे चलेगा। एंड पे जाके पास पेपर्स की डिस्कशन एक दिन सिर्फ करनी है हमने। पास पेपर्स आप जो दिल करे आपका, मैं बल्कि चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आए, आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें। आप आए कि जी ये क्वेश्चन है, इसको हमने देखना है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका एक मॉक पेपर होगा। एक लिखा है, वैसे मेरा खुद अपना दिल है कि कोई 2 या 3 हो, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। इंशाल्लाह अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम जितने आप कहेंगे मौका उतने कर लेंगे। उसके बाद एटलीस्ट आपने 10 फुल पास पेपर सोल्व करने हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है। जैसे मर्जी आप स्टडी करें, लेकिन आपने अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद एटलीस्ट 10 फुल पास पेपर लाजमी सोल्व करने हैं। अगर मेरे से कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको टाइमली मार्क करके वो दूं और फीडबैक दूं। ये सारा हमारा सिनेरियो होगा इसके ऊपर, ठीक है। ज्यादा फोकस ऑब्वियसली हमारा ये स्टडी करने के बाद जो फुल या इंटीग्रेटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर। अच्छा, ये कहते हैं सर रिक्वेस्ट थी कि बेशक आप नवंबर में फ्री कर दें। ठीक है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये अभी टेंटेटिव है, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑब्वियसली यू आर द मेजर स्टेक होल्डर, तो आप लोग जिस तरह कहेंगे, ज्यादा लोग जिस तरह कहेंगे, डेमोक्रेसी है वैसे भी, तो उस बेस पे डिसाइड होगा। सिर्फ मेरी, मैं कोई वैसे भी अथॉरिटेरियन नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह मिलजुल कर इसको हम कर लेंगे डिसाइड, तो उस तरह ही चलेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों ने जाहिर है अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो उस तरह फिर चीजें जल्दी जल्दी होती जाएंगी, क्योंकि असल पर्पस तो आप लोगों का पेपर पास करना है ना। तो अगर पता लगेगा कि जी सही तैयारी हो रही है, तो इंशाल्लाह टाइमली भी वो चीज हो जाएगी, ठीक है। ये सारा था। बाकी एक चीज मैंने आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से बनाई है, वो आप लोग स्पेशली उनके लिए जिनके आर्टिकल्स ऑडिट में नहीं हैं, वो इसको काइंडली लाजमी पढ़िएगा। अगर उनको अभी स्टैंड, लेट्स से कुछ रिपीटर्स हैं, तो अगर उनको अच्छी तरह आते हैं स्टैंडर्ड्स अभी से, तो वो अभी इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जब हम ये सारा खत्म करेंगे, तो आपने ये समरी ऑफ ऑडिट प्रोसेस है, प्रैक्टिकल अप्रोच, ये मोस्टली जो फर्म्स में जिस तरह ऑडिट किए जाते हैं, इसको मैं टाइम बाय टाइम इंशाल्लाह इम्प्रूव भी करता जाऊंगा। तो ये सारा उसमें है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि साथ साथ आपके स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस भी दिए गए हैं कि ये आई, लेट्स से ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस का है, तो शैल इन्वेस्टिगेशन शैल प्री एक्सेप्टेंस इन्वेस्टिगेशन शैल बी परफॉर्म्ड एंड द रिजल्ट शैल बी डॉक्यूमेंटेड। तो आप ये कहाँ की रिक्वायरमेंट है, ये ISQC 1 कहता है या आपका ISA 220 कहता है, ये भी मैंने साथ साथ मेंशन किया हुआ है। ये जैसे आइडेंटिफाई रिस्क हैं, उसको आपने मैप करना है, ये आपके ये स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इसी तरह कंसल्टेशन आपने स्टार्ट में किसी के साथ की है, उसका आपने कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आपने सेट किए हैं, उसमें मिनिमम क्या क्या आपके एंगेजमेंट लेटर में होना चाहिए, ये चीजें लिखी हुई हैं। ये आपका एक बड़ी जबरदस्त एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग इसको पढ़ें और इसको समझें। इंशाल्लाह ये आप लोगों को फायदा देगा, स्पेशली नॉन ऑडिट जो ट्रेनीज हैं उनके लिए ज्यादा फायदा होगा, जो टैक्स या ERP वगैरह से हैं, ठीक है। ये इसी तरह ये मटेरियलिटी किस तरह सेट करनी है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग किस तरह लेनी है,
ऑडिट रिस्क है उसको आपने किस तरह लेके चलना है, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल इन्वायरमेंट एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फिर आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसी तरह बाकी सारे 5 जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो ये कंप्लीट एक गाइड है कि आपने अगर प्रैक्टिकली लेकर चल रहे हैं ऑडिट को, तो वो आपने किस तरह करना है। ये ऐसे ही करते करते फ्रॉड रिस्क असेसमेंट भी इसमें आ जाएगी, सही है। और आपका लॉज एंड रेगुलेशन की कंसिडरेशन, ये 37 पेज की है, लेकिन इसको मैं इम्प्रूव करता रहूंगा, तो ये मतलब एक मजीद एक अच्छा बन जाएगा आप पे, और रिपोर्ट तक आपको ये लेकर जाता है। सही है, ये चीजें सारी ठीक है जी। ये था आज का आपका ओरिएंटेशन का लेक्चर। तो इंशाल्लाह इसको कल अब स्टार्ट करते हैं। जी जरूर, मैं इसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको भी आप देखिएगा, स्टडी कीजिएगा। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इसमें भी बेहतरी और भी आती रहेगी। और एक चीज बस मैं एंड पे आपको दिखा दूं, जो मैंने कहा था, वो थी आपकी, हाँ ये, कि आप जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देते हो, वो बेसिकली आप स्टैंडर्ड्स तो आपके हैं ही, उसके साथ असल जो चीज़ है वो आपकी जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेगुलेशंस हैं, सही है, उसके मुताबिक आप देते हो। ऑडिट के जो ट्रेनीज हैं उनको तो बड़ा अच्छा आइडिया होगा, जो नॉन ऑडिट ट्रेनीज हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैंने कहा एक बार बता दें। बाकी तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ आपके साथ रिपोर्ट शेयर भी होंगी, डिस्कस भी होंगी। ये जो नेक्स्ट 1 है वो आम कंपनी के साथ है, फिर ये बैंकिंग कंपनीज के साथ नेक्स्ट 2 में, फिर इसी तरह इंश्योरेंस वगैरह का, इसमें सारा आता है कि ये आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट होना चाहिए, एग्जैक्ट यही होता है। मेंबर यहाँ पे कंपनी का नेम, ओपिनियन आ गया, बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर कोई गोइंग कंसर्न है अगर, तो वो, अगर एम्फसिस ऑफ मैटर है, फिर की ऑडिट मैटर है, या इस तरह ये सारा आपका आ जाएगा। और एंड पे यहाँ पे ये कंप्लीट इस तरह होता है, ठीक है। इसके मुताबिक आप लोग करते हो। ये मैंने बस कहा कि जिनको थोड़ा नहीं आइडिया उनको बता दिया जाए कि ये इसके मुताबिक आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी पूछ ले। बाकी मुझे जब व्हाट्सएप पे आप अगर ऐड होते हैं, तो जब ऑनलाइन देखे आप तब तो पूछ सकते हैं, जब नहीं भी देखते तो तब भी आप मुझे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। जब मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। फर्स्ट सेशन है ऑब्वियसली मेरा भी ऑनलाइन का। मेरी भी कोशिश है कि अच्छी तरह अच्छी मेहनत करके अच्छा कंटेंट लेकर और अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाया जाए। बाकी आप लोग भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको फिर क्लोज करें मीटिंग को। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।